हाय स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा, एचओडी फिजिक्स नवोदय। मेजर टेस्ट 14 का डिस्कस करते हैं। अगेन कंप्लीट सिलेबस है, सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। द वॉल्यूम ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस वेरिंग विद द टेंपरेचर T is given. The graph the ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergo change from state A to state B. ग्राफ दिया है हमें, ग्राफ में डाटा तो नहीं है पर हम देखते हैं BT प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जीरो से भी पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये प्रेशर कांस्टेंट। कैसा इक्वेशन है, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है। रेशो ऑफ द वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब निकालना है हमें, रेशो और बाय दिस निकालना है। हम जानते हैं कि सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वर्क डन। पर हमें क्या निकालना है, वर्क डन और डेल्टा क्यू का रेशियो। तो एक काम करते हैं, डेल्टा क्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, जो रेशो निकालना है सर वर्क डन अपॉन ये रेशो। इस रेशो की वैल्यू को देखें तो इधर हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जो हमें निकालना है। ठीक है, रेशो। तो डेल्टा यू जानते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना होता है हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सर, एन सीवी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू सर कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे हम, एन सीपी डेल्टा टी। आप देखें एन से एन कैंसल, डेल्टा टी कैंसल, मतलब मुझे क्या मिला, 1 माइनस सीवी अपॉन सीपी। सीपी अपॉन सीवी तो हम जानते हैं क्या होता है सर, गामा, मतलब उसका रेसिप्रोकल मिला है, मतलब मुझे क्या मिला है, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। तो गामा कौन सी गैस है आपके पास में, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक लिए गामा की वैल्यू जानते हैं आप क्या होती है, 5/3। ठीक है, तो 1 गामा है हमारे पास में, पुट कर देंगे हम 5/3, तो 1 माइनस कितना मिल जाएगा मुझे, 3/5। 5 minus 3 that is 2/5. 2/5 means second option is the correct option. आगे बढ़ते, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप क्या दिया है क्वेश्चन में हमको, एक ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल्स टू द थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक। किसका थर्ड हार्मोनिक है, क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, if the length of the closed organ pipe L given है, length of the open organ pipe निकालना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो क्या होता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल, फिर ओपन के लिए तो सर V अपॉन 2L ऊपर 3 टाइम्स है। क्लोज्ड के लिए क्या था फॉर्मूला हमारे पास में, फंडामेंटल V/4L। तो ये है ओपन के लिए, ये है क्लोज्ड के लिए। क्या गिवन है क्वेश्चन में सर, V से V तो कैंसिल ही हो गया। क्वेश्चन में गिवन है हमें ओपन ऑर्गन पाइप के निकालना है, क्लोज ऑर्गन पाइप गिवन है, क्लोज ऑर्गन पाइप गिवन है, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 20, 4 into 20 80। तो ये लो मिल जाएगा हमें 80/2/3, 40/3 13.2। इजी डायरेक्ट फॉर्मूला। आगे देखते हैं, at what temperature will the RMS speed of the oxygen molecule become just sufficient for escape from the earth atmosphere? अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप करने के लिए सभी बच्चे जानते हैं कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप स्पीड कितनी होती है हमारे पास में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो एसआई में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हमको किसे देना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, जस्ट एस्केप करने के लिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगर वो T टेम्परेचर पर है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, तो उसके पास एनर्जी होती है 3/2 kT। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है सर, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब हाफ mVe²। अगर 3/2 kT हो जाए तो सर वो एस्केप हो जाएगा। पूरा डाटा आपको गिवन है, मास गिवन है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, एस्केप स्पीड ये है आपके पास, और टेम्परेचर आपको निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर बी, 8.360 into 10⁴ केल्विन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का एस्केप स्पीड और हमारे पास में एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को रिलेट कर दिया है।
नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सर? फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी निकालना है, क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी, वो भी परसेंटेज में। एफिशिएंसी इन परसेंटेज क्या लिखते हैं हम? एफिशिएंसी इन परसेंटेज 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। T2 T1 क्या है सर? दो टेम्परेचर है, सिंक और सोर्स के। पहले देखो कैपिटल टी है, कैपिटल टी इसका मतलब क्या? एब्सोल्यूट में लेना है हमें, है ना, केल्विन में लेना है। तो कितना हो जाएगा? 0 केल्विन मतलब 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373। बस सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगी इसकी एफिशिएंसी 373 माइनस 2 से 100 अपॉन 373, 100 इंटू 100 अपॉन 373। ठीक है, 100 को देखते हैं तो 3 3 जा 30 से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम, करिए आंसर। इजी डायरेक्ट फार्मूला कैलकुलेशन। कार्बन रेजिस्टेंस दिया है आपको 47 पॉइंट प्लस 4.7 किलो ओम, किलो ओम के टर्म्स में है। टू बी मार्क विद द रिंग्स डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। द कलर्स ध्यान से देखें, 47 प्लस 4.7 नहीं है, प्लस माइनस समथिंग है ना। वैसे हम देखते हैं शुरू के कलर येलो, ग्रीन, वॉयलेट, येलो। देखते हैं शुरू के कलर्स में आपको क्या मिलता है। तो हमें मालूम है बेसिक की सर जो कलर्स होते हैं बी रॉय, ग्रेट ग्रिपेंट, वेरी गुड, वाइट। याद है सभी को ये कलर्स के लिए? बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, सबसे पहले क्या है 4, इनके नंबर भी मालूम है 0 1 2 3 4। तो 4 नंबर पर कौन मैच कर रहा है? येलो। तो फर्स्ट तो येलो आएगा, 2 हैं, आगे देखते हैं। येलो के बाद में 47, 7 नंबर पर कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर वॉयलेट आ रहा है, तो वॉयलेट आ रहा है मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आगे देखने की नीड नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसे कलर आते हैं तो सर हम ऑप्शन में पूरा कैलकुलेशन का नीड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने क्या किया है सर? हमने यहाँ पर सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, वैल्यू आर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ और बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर सीरीज में हमारे पास में एन रेजिस्टेंस होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में? एन आर, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है आर। तो करंट कितना होगा सर? करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज दिया है, ईएमएफ दिया है हमें, ई अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? एन आर प्लस आर। ओके, नाउ सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में सर? सेकंड टाइम हम देख रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में हमारे पास में एन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? उनका रेजिस्टेंस सर आर बाय एन, और एक इंटरनल भी हमारे पास में आर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर बाय एन प्लस आर। तो करंट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है कि सर करंट है 10 आई, तो 10 आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है हमारे पास में आर बाय एन प्लस आर। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आई? एक सीरीज से है, एक पैरेलल से है। क्या करेंगे? दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आप देखो ई से ई कैंसल, आर कॉमन लेके आर कैंसल, आई से आई कैंसल, एन बच रहा है और 10 अपॉन 1 बच रहा है। पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। तो सीधा क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल। A battery consists of a variable resistance n of the identical cell having internal resistance R each। आपके पास में बैटरी है, बैटरी मतलब सभी सेल कैसे कनेक्टेड है हमारे पास में? सीरीज में काफी सारे सेल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास में कुछ n नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, which are connected in series, the terminal of the batteries are short circuited and the current is measured।
आप क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, बस इन्हीं को आपस में कनेक्ट कर रखा है आपने। 1 बाय 1 आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, करंट मेजर। तो करंट अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो कितना होगा, तो स्टार्टिंग में अगर करंट देखते हैं तो सभी सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एनआर। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो करंट इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ एनई, टोटल रेजिस्टेंस एनआर, मतलब आई हो जाएगा हमारे पास में ई बाय आर। अब हमने क्या किया सर, शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब सर्किट से बाहर। कितना हो जाएगा, ईएमएफ बच गए n-1, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, n-1 कैंसिल, तो ई बाय आर। दो को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो n-2e, रेजिस्टेंस n-2r, तो अगेन क्या मिलेगा, करंट से करंट सेम मिलेगा। इसलिए सी ग्राफ ही हमें बता रहा है कि करंट रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द प्लेन सरफेस मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास में इंसिडेंट हो रही है, अनपोलराइज्ड लाइट के इंसिडेंट होने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज फाउंड। क्या पता चला आपको, पर्टिकुलर एंगल पर, दैट द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर। मतलब समझ गए किसका क्वेश्चन है, तो जो हमारे पास में लाइट इंसिडेंट हुई है वो एक अनपोलराइज्ड थी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों प्लेन में थे, और जो रिफ्लेक्ट हुई है तो हमारे पास में केवल एक ही वेक्टर बचे हैं, और जो रिफ्रैक्शन है हो रही है 90 डिग्री। इसका मतलब सीधा सीधा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, ब्रूस्टर लॉ। याद है क्या होता है ब्रूस्टर लॉ में, जो भी tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट, सर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ये तो क्रिटिकल एंगल के लिए होता है, नहीं क्रिटिकल एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है। ये देख लेते हैं, tan इनवर्स 1 बाय म्यू, ने tan इनवर्स तो म्यू होता है, ये दोनों गलत हैं, चलो पढ़ना पड़ेगा फिर। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन। नहीं, जो प्लेन के पैरेलल होगा वो वेक्टर तो क्या होंगे सर, पास हो जाएंगे, वो थोड़ी ना रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट कौन होते हैं, जो परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस के जो भी पैरेलल होंगे सर वो तो पास हो जाते हैं, और जो परपेंडिकुलर है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड विद इस इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 2 mm। ठीक है, स्मॉल डी दिया है, वेवलेंथ लैम्डा, लाइट यूज 5896, डिस्टेंस डी बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, काफी सारा डाटा दिया है, अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 mm है हमारे पास में, ठीक है, लैम्डा भी गिवन है, डिस्टेंस डी भी दिया है, स्लिट और इसके बीच में 100 है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज 0.0, एंगुलर विड्थ दिया है हमको। ठीक है, तो इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ 0.21 से इंक्रीज करें विद सेम लैम्डा एंड डी। अच्छा, लैम्डा नहीं चेंज है, डी चेंज, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड टू बी चेंज टू स्मॉल डी के बारे में पूछा है। इनिशियल स्मॉल डी दिया है, हाँ सर 2 mm दिया है, तो 2 mm से कितना करना पड़ेगा। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर विड्थ सर विड्थ अपॉन डिस्टेंस, तो विड्थ तो हम सर बीटा लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हमारे पास में स्क्रीन का डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। और कुछ फॉर्मूला जानते हैं हम विड्थ के लिए, हाँ सर बीटा को तो हम जानते हैं, क्या होता है, लेमड़ा डी बाय डी, है ना, बीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमड़ा डी बाय डी। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, लेमड़ा और किसको कांस्टेंट रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट रखा है लेमड़ा और डी को। तो आप देखें लेमड़ा में चेंज नहीं है और डी में चेंज नहीं है, मतलब चेंज केवल किस में आना है हमारे पास में सर, स्मॉल डी में चेंज आना है। ठीक है, तो एक बात तो हमें को सीधी सीधी दिख रही है कि सर बीटा की वैल्यू ही पुट कर देता हूं, लेमड़ा डी बाई डी, ये डी से डी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो गया, तो थीटा को डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं लेमड़ा बाई डी, इसका मतलब लेमड़ा भी कांस्टेंट है, तो थीटा डी कांस्टेंट मतलब थीटा 1 d1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 d2। थीटा 1 मालूम है, यस सर 0.20, थीटा 2 कितना हो गया है 0.21, बढ़ गया है, मतलब डी कम हो जाएगा। d1 मालूम है, हाँ सर कितना मालूम है 2 mm, तो कितना मिल जाएगा आपको, वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.20 इंटू कितना है 2 mm, अपॉन में आ जाएगा ये थीटा 2 0.21, तो 20 से थोड़ा सा कम, कैलकुलेट कर लीजिए,
1.9 mm आंसर है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि सर डी भी कांस्टेंट है और लेमड़ा हमारे पास में कांस्टेंट था, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, कांस्टेंट। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर क्वेश्चन है आपके पास में, विल हैव द लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई मैग्नीट्यूड देन ऑब्जेक्टिव लेंसेज। टेलीस्कोप सभी बच्चे जानते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला और लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर अगर हमारे पास जो टेलीस्कोप होता है उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है, और अगर आईपीस देखते हैं तो सर आईपीस सभी ने देखे टेलीस्कोप। तो हम चाहते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन एंगुलर भी ज्यादा रहे, रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा रहे, तो क्या होना चाहिए, तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो डायमीटर भी हमें ज्यादा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे, इंटेंसिटी ज्यादा हो और मैग्नीफाइंग पावर बढ़े। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। The ratio of the kinetic energy to the total energy of electron in Bohr's orbit of hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का रिलेशन सभी जानते हैं कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव होती है। क्या होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पर ये दोनों न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम होती है ना, हाफ के Q1 Q2 बाय R, ये दोनों बिल्कुल सेम होती है। तो आपको इन दोनों के रेशियो पूछ लिया है, मतलब तो सेम ही है 1:1, पर देखो 1:-1 भी है ना, 1:-1 भी, तो मोर करेक्ट कौन सा होगा दोनों में से, सर एक प्लस एक माइनस है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर सभी पॉजिटिव होता तो 1:1 मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, पर टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, तो सही रेशियो क्या आएगा 1:-1। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास विद इनिशियल वेलोसिटी v = v0 I एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा है t = 0, लैम्डा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली दे रखा है आपको लैम्डा नॉट, और कितनी स्पीड से आ रहा है वो v0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हम जानते हैं कि सर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv, तो इनिशियली लैम्डा नॉट क्या होगा, h/mv0 होगा। पर अच्छे से देखें कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों मुझे बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड। सर इलेक्ट्रॉन को लगता है नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द फील्ड, तो फील्ड है लेफ्ट में, राइट में फोर्स लगेगा, राइट में ही फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, उसे एक्सेलरेट करेगा। कितने से एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, चार्ज इनटू E इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, E/m। ओके, तो एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपको क्या पूछा है, t टाइम पे पूछा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं सर v = u + at, तो v = u कितना है, v0 + at, एक्सेलरेशन कितना है, E/m × t। क्या समझ में आया, पर हमें v नहीं पूछा, हमें तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ ली है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम जानते हैं कि सर लैम्डा = क्या हो जाएगा, लैम्डा = हो जाएगा h/mv, और v कितना आ गया हमारे पास में, v आ गया है v0 + E/m × t। क्या मैं v0 कॉमन ले लूं दोनों में से, यस सर v0 कॉमन ले ले, तो h/mv0 क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट, मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं लैम्डा नॉट, और v0 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 + E/v0 mt। कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, ये लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस में आ रहा है, मतलब सर ये ऑप्शन सही आया समझ में। क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ प्लस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल पे मिक्स करके हमको पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट। ठीक है, इफ देयर इनिशियल इज 600 नंबर, इनिशियल इज 600 प्रेजेंट है। ओके, the time taken in minute for the disintegration of the 450 न्यूक्लियाई, 450 को हमको डिसइंटीग्रेट करना है, मतलब कितना बचना चाहिए, 600 - 450, सर 150 बचना चाहिए। तो हम तो देखते हैं 10 मिनट के बाद में क्या होगा, सर 10 मिनट के बाद में
क्योंकि 10 मिनट हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ के बाद में हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे सर। 300 डिसइंटीग्रेट हो गए और कितने बच गए? 300 बच गए हैं। तो नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद में क्या होगा? जो बच गए हैं 2000 रिमेनिंग, उनका भी हम देखेंगे। 150 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, 150 बच जाएंगे। तो आपको क्या पूछा? डिसइंटीग्रेट 10 मिनट के बाद में 300 हो गए हैं, उसके बाद में 150 और हो गए सर। 20 मिनट में ही काम हो गया है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। When the light of frequency 2v0 is incident on metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. Photoelectric effect सीधा सीधा दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है कि when the light of frequency 2v0 इंसिडेंट हो रहा है, हम जानते हैं सर इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं तो इनिशियली 2v0 इंसिडेंट हो रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू h 2v0। वर्क फंक्शन कितना दिया है उसका? On a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. वर्क फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है अभी, तो वर्क फंक्शन फाई ही लिख लेते हैं। तो क्या हो रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, तो सीधे सीधे वेलोसिटी लिखते हैं हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, v0 हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो फाई क्या हो जाएगा? फाई को हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख लेंगे हम? फाई को डायरेक्ट h न्यू नॉट। चलो सेकंड टाइम पर देखते हैं क्या हो रहा है। 5v0 तो h 5 न्यू नॉट इक्वल्स टू सर वन फंक्शन तो सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर। तो क्या पता करना है हमें? मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो निकालना है v1:v2। तो थोड़ा सा देखिए, आपके पास में इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। h v0 इधर आए तो 2 माइनस h मतलब 1, 5 न्यू माइनस 1 मतलब 4, डिवाइड कर देंगे तो रेशो मिल जाएगा 1:4। उधर क्या बचा? हाफ ऑफ कैंसिल, एम कैंसिल, v1/v2 का स्क्वायर। तो v1/v2 का स्क्वायर का रेशो आ गया है, मतलब v1/v2 1:2। इजी क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। When the circuit shown in the figure, the input voltage V1, okay, V1 given है हमारे पास में, V initial 20 वोल्ट, VB 0, VC, मतलब दोनों जंक्शन तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। कौन से दोनों जंक्शन? बेस इमीटर और ये सी, तो कोई लोड ही नहीं है। तो वैल्यू ऑफ IB, IC एंड बीटा, अच्छा तीन निकालना है 1 बाय 1। देखते हैं B कितना वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पर? 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? 500। तो क्या होगा? सबसे पहले हम IB निकाल लेते हैं। तो IB के लिए सर वोल्टेज है 20 और रेजिस्टेंस कितना है? 500 किलो। किलो मतलब 10⁻³ तो 2/5 के टर्म्स में, इसका मतलब 4 के टर्म्स में, 4 के टर्म्स में सर 2 हैं। चलो आगे चेक करते हैं। आईसी का भी वोल्टेज 20 दे रखा है आपको, तो आईसी के लिए करंट कितना हो जाएगा सर? करंट हो जाएगा 20 अपॉन रेजिस्टेंस 4 किलो, 4 इंटू 10⁻³ 20/4 मतलब 5 के टर्म्स में। तो 5 के टर्म्स में तो एक ही दिया है, इसका मतलब आगे चेक नहीं करना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट करंट निकाल लिया हमने, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अच्छा, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा? वो भी हीटिंग से, है ना। और ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सर हमारे पास में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, तो करंट भी बढ़ने लगेगा। डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं सर, इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। डायनामिक रेजिस्टेंस तो V/I के हिसाब से चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट, नहीं सर अफेक्ट तो करता है। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तो अफेक्ट करता है। अफेक्ट ओनली रिवर्स, नहीं उसको भी करेगा। अफेक्ट ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, ओनली लिखा है, नहीं तो इसमें सही हो जाता, नहीं तो ओवरऑल फॉरवर्ड को भी अफेक्ट होगा, रिवर्स को भी अफेक्ट होगा। सर मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज करंट चेंज हो रहा है, मतलब ग्राफ पे इफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट। ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिख रहा है हमें, तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में है, तो उसमें ही ट्राई करते हैं। अगर एक बार में बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि 0 0 पे क्या होगा, 0 1 पे क्या होगा, और मैच करेंगे। पहला ट्राई कर लेते हैं हम। ए, तो सर ये तो ए ही आ रहा है यहाँ पर। ये बी, सर यहाँ भी बी आ रहा है।
ये देखे तो यहाँ पर नॉट गेट लग गया है, इसका मतलब सर ए डैश या ए बार आएगा यहाँ पर। ये बी डायरेक्ट नॉट में गया तो सर बी बार आ रहा है। चलो ये हमारे पास में कौन सा एंड गेट का मतलब डॉट, तो इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी बार, इसका आउटपुट आ जाएगा ए बार डॉट बी। ठीक है, और ये दोनों किस में जा रहे हैं, और में जा रहे हैं, और में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस, है ना, और का मतलब प्लस, ये क्या है इनपुट में ए बार बी, मतलब एक बार में काम हुआ। हाँ सर, डायरेक्ट ये आंसर सही है। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास में एक्सप्रेशन बन गया, नॉट एंड और तीनों आ गए इसमें। आगे देखते हैं, an EM wave is propagating in a medium with a velocity v is equals to vi, the instantaneous oscillating electric field, this EM waves along plus y in the direction, सीधे डायरेक्शन पर क्वेश्चन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या यूज करते हैं, कैसे पता करते हैं डायरेक्शन? तो जो डायरेक्शन होता है हमारे पास में प्रोपोगेशन का, वो क्या होता है, E क्रॉस B। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम वेलोसिटी, मतलब ये C, तो I कैप है, इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई है, मतलब जे कैप है। तो आप मुझे बताएं मैं यहाँ क्या लिख दूं, के या माइनस के, ताकि मुझे आई मिल जाए। तो जे क्रॉस के करेंगे तो मुझे आई मिलेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस के है, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30। ठीक है, हमको म्यू दिया है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया है। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मेड अ मिरर इनवर्ड। अच्छा, प्रिज्म में हमने क्या कर दिया है, देखें, प्रिज्म में हमने एक को मिरर बना दिया है, मतलब यहां से लाइट क्रॉस नहीं होगी सर, रिफ्लेक्ट होगी। ओके, बाय सिल्वर कोटिंग अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग इन द प्रिज्म, तो अब इसके अंदर लाइट को एंटर कर रहे हैं फ्रॉम अदर फेस। ठीक है, इधर से इंसिडेंट कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा नॉर्मल। फिर क्या हो रहा है, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path। तो retrace its path या object and image coincide, इस पे क्या करते हैं सर, जहां से भी लाइट आएगी वहां से रिट्रेस कर रही है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट होना चाहिए। तो ये जा रही है प्रिज्म के अंदर, मतलब कि जाना चाहिए था सीधा, डेविएट होगी तो जो रिफ्रैक्टेड है कैसे होना चाहिए सर, 90 डिग्री पर आ जाना चाहिए, देन ओनली इट रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, जैसा गया वैसा आ गया। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये एंगल 90 होना चाहिए। तो ये 90, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखें, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है 60, तो सर ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास में 30 हो जाएगा, तो R 30 है। तो I और R मिल गए हैं, तो स्नेल्स लॉ, एयर से आ रहा है तो 1 × sin I इज इक्वल्स टू कितना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो √2 × sin R। R की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 30, तो sin I इज इक्वल्स टू sin 30 कितना होता है, 1/2, मतलब ये आ गया 1/√2। sin थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होगी, 1/√2, थीटा इज इक्वल्स टू 45। यस सर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, डाटा सिंपल है इसलिए जल्दी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। An object is placed at a distance 40 cm from the concave mirror of the focal length 15 cm. The object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror. The displacement of the image will be, पढ़ के समझ में आ रहा है सर? कॉन्केव मिरर है पहली बात, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। तो कॉन्केव मिरर है आपके पास में, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने सर, ऑब्जेक्ट को रखा है 40 पर, तो u की वैल्यू 40। क्या हमें f मालूम है, u मालूम है, हम v निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम v निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू ले लेंगे हम 40। ओके, कहाँ रखा है ये सर, 15 है तो 30 तो r होता है, मतलब ये बियॉन्ड c रखा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror,
20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर आ रहा है, मतलब कहां पर आ गए हम, ये हम ले आए हैं इसको अब 15 और ये 40 है, 20 मीटर इधर डिस्प्लेस किया, मतलब अभी डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में, 20 हो गया, 20 हो गया, मतलब फोकल लेंथ 15 था, तो 15 और सी के बीच में। सब बच्चे जानते हैं बियॉन्ड सी होता है, तो कहां बनती है इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, और अब लिया है बिटवीन एफ एंड सी, तो आपको नया यू क्या मिल जाएगा, -20। पहला यू क्या था आपके पास में, -40। पहला भी हम निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले से। दूसरी बार से फोकल लेंथ तो सेम रहेगा, हम फिर से बी निकाल लेंगे, V2। तो V1 V2 का जो डिफरेंस आएगा, आपको क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, पहले इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी, और अब कहां बन जाएगी, बियॉन्ड सी। तो कहां डिस्प्लेस होगी सर, वो अवे फ्रॉम द मिरर। तो सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए V1 और V2 दोनों का जो डिफरेंस आएगा सर, वो आएगा मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 36 सेंटीमीटर। और हमें पहले ही मालूम था कि क्या होगा अभी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, 2 बार यू दिया है, 2 बार बी निकालना है और आंसर। The magnetic potential energy stored in the inductor is 25 millijoule when the current in the inductor 60 inductor inductance. तो potential energy inside the inductor क्या है फॉर्मूला, हाफ L I स्क्वायर। क्या U गिवन है आपको, यस सर, मिलीजूल में गिवन है। करंट गिवन है, यस सर, करंट भी गिवन है। तो क्या इंडक्टेंस आ जाएगा, हाँ सर, इसे फॉर्मूले में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 13.89। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस एज इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को फॉल कर रहे हैं तो द रेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस h, ठीक है, रेस्ट से मतलब u इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, और क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऊपर। तो हम पहले ही जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उसको किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट, मतलब नीचे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, QV, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QV/m, और कितना h ट्रेवल किया। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया है, डाउनवर्ड कर दिया है, ठीक है। कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, द प्रोटॉन इज अलाउड। अच्छा, प्रोटॉन आ रहा है, तो प्रोटॉन को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा सर, उसको तो नीचे ही फोर्स लगेगा, अगेन उसका नीचे एक्सेलरेशन होगा, सर QV/m, m डैश कर देते हैं क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग होता है, इज इक्वल्स टू a, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या मिला, QV/m, QV/m, इसको भी सेम h से किया है। ओके, इसकी भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। द टाइम फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम। अच्छा, तो आपको टाइम से कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रॉन के टाइम को नाम देते हैं TE और प्रोटॉन के टाइम को नाम देते हैं TP। तो हमें U मालूम है, हमें A मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, कौन सा इक्वेशन यूज करें, U मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, क्या होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू UT, U तो 0 है, प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT को क्या लिख दूं मैं, QV/m इंटू T स्क्वायर। तो चेंज क्या है इसमें, ध्यान से देखें, तो चेंज तो हमारे पास में है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, m अलग अलग है। तो अगर हम देखते हैं तो T क्या हो जाएगा हमारे पास में, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m, को हम इधर ले आते हैं m। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। T प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, m आ रहा है। तो किसका मास ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा। कम लगेगा फिर स्मॉल, है ना। मास 1860 टाइम्स होता है, तो 10 और 5 तो नहीं आएगा। आया समझ में। तो फोर्स QV, एक्सेलरेशन QV/m, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, electrostatic force between the metal plate of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A। अच्छा, तो क्या निकालना है हमें यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है दो मेटल्स के बीच में। क्या फॉर्मूला मालूम है हमको,
तो एक प्लेट मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो दूसरी प्लेट पे फोर्स पता करते हैं। तो फोर्स तो हम जानते हैं सर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज डिस्टेंस और क्या पूछा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे देखते हैं, तो चार्ज तो कितना होता है इस पे, तो मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी डी डिस्टेंस पर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। पास में हो प्लेट या दूर हो, सर फोर्स तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि फोर्स का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज प्लेट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। आगे देखते हैं, tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of the air column in the tube is adjusted by the variable piston. अच्छा, variable piston से हम उसको adjust कर रहे हैं। The length of the air column can be adjusted by the variable piston. Room temperature given है हमें, room temperature 27 degree Celsius. Two successive resonance produce 20 and 73 on the column length. पिस्टन है मतलब एक तरफ से क्लोज्ड है, तो सीधा सीधा दो सक्सेसिव क्लोज्ड के लिए, ये हम तो जानते हैं कि सर उसमें ऑड मल्टीपल मिलते हैं 1 3 5 7। अगर एक n मिलेगा तो दूसरा n+2 मिलेगा। देख लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में पता करना है। तो हम तो जानते हैं कि सर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है हमारे पास में, अगर एक बार n टाइम्स लेता हूं स्पीड अपॉन 4l, तो एक बार ले लेंगे हम 4L1, दूसरी बार क्या मिल जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास सेम ही है, और उसको क्या लिख लेंगे हम n+2, है ना। 1 से होगा तो 1+2 3, 3 होगा तो 3+2 5 अपॉन 4L2। तो आपको L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है। क्या करेंगे आप, L1 L2 की वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे, माइनस इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा V का वैल्यू। कितना आएगा सॉल्व करने पर, आप देखते हैं V का वैल्यू मिल जाएगा आपको 339। तो सारा डाटा गिवन है, आपको केवल दोनों को माइनस करना है, माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, n आ जाएगा, n की वैल्यू को फिर से आप पुट कर देंगे तो आपको V मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, pendulum is hung from the roof of the sufficiently high building, okay, and is moving freely to and fro in simple harmonic oscillator, SHM कर रहा है। The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of, कितने डिस्टेंस पर है 5 मीटर पर, ठीक है। फ्रॉम द मीन पोजीशन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है 20 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और y डिस्प्लेसमेंट 5 दिया है, तो सीधा क्वेश्चन बन गया है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/5 मींस 4, तो ओमेगा आ गया हमारे पास में 2, ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो 2π/t इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, t की वैल्यू पाई, बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पाई इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg इज लाइंग हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने एक रॉड को रख दिया है, 30 डिग्री का प्लेन दिख रहा है, ठीक है। देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री पर आपने उस पर एक रॉड को रख दिया है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, मतलब लेमड़ा गिवन है, m/l कितना गिवन है, m/l 0.5 kg पर मीटर, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। आगे देखते हैं, रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, वैसे रॉड स्लाइड डाउन होना चाहती है, कैसे रोक दिया आपने, by flowing the current through it when a magnetic field of induction, magnetic field भी दे रखी है, is acting on it in the vertical direction, magnetic field किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में दे रखा है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो करंट फ्लोइंग इन द रॉड कीप इट स्टेशनरी, तो इतना तो जानते हैं कि सर उसको नीचे mg फोर्स लगेगा, तो इतना भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम तो जानते हैं कि इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन होता है, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा उसको नीचे लाना चाहिए। और अगर आप करंट फ्लो करवा देंगे और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा सर, उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगता है, BIL sin थीटा, और हम चाहते हैं कि वो फोर्स कैसा लगे, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए,
है ना, कैसा लगना चाहिए वो फोर्स, हमें इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। पर हम इतना भी जानते हैं कि सर करंट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो जेड एक्सिस पर हमारे पास रॉड है, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब कि फोर्स तो बी आई एल है ना, किस डायरेक्शन में लगेगा सर, वो तो दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। इसका मतलब क्या, किधर लगेगा फोर्स, तो फोर्स इन दोनों का अगर मैं परपेंडिकुलर रहता हूं जेड वाई, तो सर वो एक्स एक्सिस पर लगेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे किधर, लेफ्ट या राइट, तो सर राइट में लगेगा तो उसका कंपोनेंट तो इसको हेल्प करेगा नहीं, सर लेफ्ट में लगना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, कितना लगेगा, बी आई एल। अब ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अभी तो को भी थीटा ही लिख लेता हूं, तो इधर कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा मुझे, बी आई एल साइन थीटा। मतलब जो बी आई एल साइन थीटा है वो इसको अपोज कर सकता है हमारे पास। दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास में पूरा डाटा है सर, बी आई एल साइन थीटा इक्वल्स टू सर एम जी साइन थीटा। एम जी एम बाय एल दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो आपको इजीली आई मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आ जाएगा सर 11.32 एम्पियर। आया समझ में? तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर और ये mg साइन थीटा नीचे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमें मिल जाएगी करंट की वैल्यू। ठीक, आगे देखते हैं। A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet। ठीक है, डायमैग्नेटिक रॉड को रख दिया, when the current in the electromagnetic is switch on। ठीक है, the diamagnetic rod is pushed up। तो आपने कहा रख दिया इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि सर जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो मैग्नेट की तरफ वर्क करेगा। और मैग्नेट के अंदर हम जानते हैं कि क्या होगा, और मैग्नेट के अंदर अगर हम एक डायमैग्नेटिक को रखेंगे तो डायमैग्नेटिक को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, तो रिपेल करके सर ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो उससे क्या पूछ रहा है वो, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field। horizontal रखा था तो ये उससे बाहर आएगा, ऑब्वियसली बाहर आना ही चाहिए, डायमैग्नेटिक है। and the rod gains gravitational potential energy। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया तो इसको कुछ एनर्जी मिल गई है। the work required to do this come from। अच्छा, उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में वर्क किसने किया, वर्क तो सर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की उसने किया। लेटाइज स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड दी थी हमने, पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से दी थी, क्या मैग्नेट थे क्या ये, नहीं सर इलेक्ट्रोमैग्नेट थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थे मतलब हमने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट थे, इसका मतलब हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी दी, उससे मैग्नेटिज्म आया, है ना। अगर हॉर्सशू मैग्नेट होता है या कुछ दूसरा हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट होता तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ने दिया, नहीं सर इलेक्ट्रिक ने दिया, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं इसलिए सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। आया समझ में? आगे देखते हैं, इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफेराड एंड रजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ। दे रखा है आपको। तो पावर लॉस क्या है, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। पावर का फॉर्मूला हमारे पास में वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो हमें यहाँ पर V के बारे में दे रखा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू आई होता है हमारे पास में V बाय Z, मतलब V स्क्वायर आर एम एस अपॉन Z इंटू कॉस फाई। कॉस फाई भी सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, कॉस फाई इज इक्वल्स टू R बाय Z। R बाय Z मतलब Z स्क्वायर हो गया, तो V स्क्वायर आर एम एस इंटू R, और Z क्या होता है हमारे पास में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या सारा डाटा गिवन है, सर हमें एक्सएल एक्सी नहीं, हमें तो एल और सी दिया है। तो एक्सएल कैसे निकालेंगे हम, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हमें मिल गया है यहाँ पर एक्सएल एक्सी आर, वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमें मिल जाएगा 0.79 वॉट। फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन मिली एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है 20 डिवीजन। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सीधा सीधा
फॉर्मूला ही पूछ लिया हमें। हम जानते हैं कि क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। क्या करंट सेंसिटिविटी 5 मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 नीचे जाएगा, और ये कितना दे रखा है हमको, 20 दे रखा है। -3 मतलब ऊपर 10 टू द पावर 3, तो 5/20 और 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 का आधा 250 के टर्म्स में 25 250 में से एक आंसर होना चाहिए। ऊपर 3 जीरो जा रहे हैं मतलब 250। आया समझ में, सीधा फार्मूला करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है हमारे पास में, रेजिस्टेंस, ठीक। आगे देखते हैं, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ओके, एंड स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो एक बॉडी दिख रही है हमको, स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर, shown in the figure. Just complete the vertical circular motion. Just complete the vertical circular motion. कितनी स्पीड रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिजल्ट √5rg, ठीक है। तो √5rg आपको रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है। तो 5rg मतलब रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 5/2rg, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं। जस्ट कंप्लीट के लिए मिनिमम स्पीड बेस पर कितना होना चाहिए, √5rg। अब ये कहां से मिल रही है उसको, सर ये तो मिल रही है एच हाइट से आ रहा है, तो एच हाइट से आ रहा है मतलब तो स्पीड कैसे मिलेगी, तो इनिशियली होगी उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी, उसी से मिलेगी उसे काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। तो m से m कैंसिल है हमारे पास में, तो v इज इक्वल्स टू क्या मिला, या v² इज इक्वल्स टू क्या मिला उसे, 2gh। पर ये v कितना होना चाहिए, √this, तो v² कितना होना चाहिए, तो √5d/2g। तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं 5/2d × g। क्या बात समझ में आई, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो निकाल लीजिए, हाइट आपके सामने ही है, g से g भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू, उधर अपॉन में 2 है, ऊपर 5 है, तो 5/4 कितना आ जाएगा, 5/4d। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 5/4d से, 5/4d से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। 3 ऑब्जेक्ट, ए सॉलिड स्फीयर है, थिन सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर रिंग है, अच्छा, ईच हैविंग द मास सेम एंड रेडियस आर ओके, दे आर स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, ओके। सभी को हम सेम एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग देम एट रेस्ट वुड सेटिस्फाई। तो कोई पहले से ही मोशन में, तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल स्पिन कर रहे हैं तो उनके पास में होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ½ I ω²। अब क्या कर रहे हैं, उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, ½ I ω² का ही चेंज होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है सर, उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ता है, यही हमारे पास में वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तीनों ओमेगा सेम से घूम रहे हैं, तो इसका आई ज्यादा होगा, उसके लिए ज्यादा वर्क डन करना होगा। तो हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का आई होता है 2/5 टाइम्स mr²। कंपेयर कर लेते हैं सर्कुलर डिस्क, तो डिस्क का कितना होता है, mr²/2। और क्या हमारे पास में रिंग का तो mr² होता है, तो सबसे ज्यादा किसका है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, तो रिंग के लिए सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। रिंग को क्या नाम दिया इन्होंने, सी का वर्क डन सबसे ज्यादा रहेगा हमारे पास में, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी सबसे ज्यादा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। A moving block having mass m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter block come to rest after collision. ठीक है। When लिखा है, the initial velocity of the lighter block is v, ठीक है। Then the value of coefficient of restitution e will be, तो moving block having mass m, तो आपके पास में moving block है जिसका mass m है, 4m से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और वो रेस्ट में आ गया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v थी, तो ये अगर रेस्ट में आ गया है तो कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक, एन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा।
तो सिचुएशन क्या बन गई है कि m आ रहा है और ये इनिशियली रेस्ट में था, अब m रेस्ट में हो गया है तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कितने स्पीड से करेगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम ये 4m वाला अकेला मूव कर रहा है, इसका मतलब 4m v डैश, तो v डैश कितना आ गया हमारे पास में, m से m कैंसल, v/4। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कितने से सेपरेट हो रहा है, ये रेस्ट और v/4 से जा रहा है, तो v/4 उसका सेपरेशन वेलोसिटी हो गया अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितने से अप्रोच कर रहे थे सर, ये अप्रोच कर रहे थे हमारे पास में, ये रेस्ट में था और v से, तो v से था इसका अप्रोच। तो क्या मिल गया हमें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25। इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला। आगे देखते हैं, Which one of the following statement is incorrect? देख लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, सही है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, डेफिनेशन यही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, यस, फ्रिक्शन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन, फॉर्मूला हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन होता है, इसलिए तो फॉर्मूला म्यू एन बन जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ सर, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है ना, रोलिंग करना इजी होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग, तो तीनों सही है। फिर पूछा हमें इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है तो तीनों सही है, मतलब चौथा इनकरेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ना भी नहीं है क्या है। ठीक है, शुरू के 3 100% करेक्ट है, फोर्थ तो फिर इनकरेक्ट होगा ही। Toy car of the charge cube move on the frictionless horizontal plane surface under the influence of the uniform electric field। तो एक टॉय कार है आपके पास में, क्या कर रहे हैं उस टॉय कार से आप, क्यू चार्ज है उसके पास, ठीक है, मूव कर रही है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है आपको, ड्यू टू द फोर्स क्यूवी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 in 1 second। अच्छा, तो इनिशियली 0 था, तो हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो हमने क्या करा, उसकी टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम 1 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब क्या होगा, इन 1 सेकंड एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर रहे हैं, इधर दे देते हैं फील्ड, देखें उससे क्या होता है, तब इसकी स्पीड है तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी और फिर से रिटर्न होगा ये। At that instant, direction of field is reversed. The car continue to move for the 2 more second for the influence। 2 more second के लिए क्या होगा, 2 more second के लिए सर अगर ये 0 से 6 हुआ था, तो उतने ही टाइम के बाद में वापस क्या हो जाएगा, 6 से 0, तो 2 सेकंड पर तो इसकी स्पीड वापस 0 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्पीड क्या होगी, फिर से 0 से 6 हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर यहाँ पर इसकी स्पीड फिर से 6 हो जाएगी। आया मोशन समझ में, 0 से 6 हो गया था 1 सेकंड में, अपोजिट हो गया तो 6 से फिर से 0 होगा, फिर से रिटर्न होगा, अब इधर चलता जाएगा। ठीक है, हमें तो 3 सेकंड का ही कुछ पूछा है। क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये सर इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं पता, वो भी निकालना होगा। इनिशियल स्पीड मालूम है, फाइनल स्पीड मालूम है, टाइम भी मालूम है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड u, टाइम है 1 सेकेंड और स्पीड हो गई यही, तो कौन सा यूज करें हम डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए, s इज इक्वल्स टू या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो v तो हो गया 6, इनिशियली 0 था, अपॉन 2a, सर ये है डिस्प्लेसमेंट 6 अपॉन 2a, मतलब ये भी 6 अपॉन 2a होगा, ये भी 6 अपॉन 2a होगा, और ये भी क्या होगा हमारे पास में 6 अपॉन 2a होगा। ठीक, अब क्या करें इसको, एवरेज क्या पूछा है आपको पहले, वेलोसिटी, तो ये हो गया हमारे पास में 6 अपॉन 2a, और
टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। और अगर स्पीड पूछते हैं तो स्पीड के तो पूरा देखना पड़ेगा, 1 2 3 टाइम्स हो गया है, तो 3 टाइम्स ऑफ 6/2a, पूरा टाइम नहीं से पूरा टाइम तो यहाँ 3, तो टाइम तो यहाँ भी 3 आएगा, मतलब इसका 3 टाइम्स आ रहा है। 3 टाइम रिलेशन किस किस में मिल रहा है, 1 × 3.5, 1 × 3, 2 × 4, 1.5 × तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है हमें, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी की 3 टाइम्स होगी, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the smooth inclined wedge ABC, ठीक है, as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a, okay. The relation between the a and theta for the block to remain stationary. अच्छा, हम चाहते हैं कि ये b स्टेशनरी रहे, a पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या सर, अगर वो स्टेशनरी है किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी है वो इस वेज के रिस्पेक्ट में तो हम अगर इसको यहां से देखते हैं तो ये स्लाइड नहीं करना चाहिए। स्लाइड नहीं करने के लिए अगर इसका मैं बीडी बना लेंगे तो डाउनवर्ड में क्या लगेगा सर, mg, इधर क्या लगेगा सर, नॉर्मल रिएक्शन, और क्या लगाना होगा हमें, एक सूडो फोर्स। अगर ए इधर है तो एक सूडो फोर्स लगा देंगे इधर, मास इनटू ए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हमें क्या निकालना है, ए और थीटा में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो ये अगर थीटा है हमारे पास तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये भी हो जाएगा थीटा। इनको रिजॉल्व करता हूं तो n cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा n sin थीटा। तो देखें n sin थीटा तो ma हो जाएगा, n sin थीटा इक्वल्स टू ma, और n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, डिवाइड किया n से n कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। tan थीटा क्या मिला मुझे, a बाई g, मतलब a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है तो सर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और ए से सेलेक्ट था इसलिए हमने एक सूडो फोर्स भी लगा दिया। यहां खत्म होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। द मोमेंट ऑफ द फोर्स F इक्वल्स टू दिस, ओके, एट अबाउट पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या निकालना है सर, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब मुझे टॉर्क पता करना है। क्या होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है सीधा सीधा फॉर्मूला है R क्रॉस F। क्या मुझे F गिवन है, हाँ सर मुझे F गिवन है सर, R निकालना है। R क्या होता है मेरे पास में, R होता है मेरे पास में OP। OP मतलब O जिसके अबाउट निकालना है, P जहां पर फोर्स लग रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है 8, मतलब ये क्या मिल गया मुझे, P पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो P पॉइंट के लिए क्या आ गया, 2i 0j माइनस 3k अबाउट द पॉइंट, मतलब मेरा O पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट। तो R कैसे निकालेंगे, OP। OP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो P माइनस O, P माइनस O मतलब इनको माइनस कर लेंगे, तो मुझे R भी मिल गया, मुझे F भी मिल गया, और सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा D। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन टॉर्क। आगे देखते हैं। A student measured the diameter of the small steel ball using the screw gauge। स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। लिस्ट काउंट दिया 0.001, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो मेन स्केल क्या बता रहा है हमें, 5 mm, मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद 25 डिवीजन, मतलब रीडिंग क्या आएगी हमारे पास में 5 mm प्लस 25 डिवीजन मिल रहा है, 25 डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपको दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। आंसर भी सेंटीमीटर में, तो एमएम को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। अब क्या हमारे पास में, स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर है। क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो लास्ट की रीडिंग में हम उसको ऐड कर लेंगे। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं 0.004 को, कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.5, 25 इंटू दिस, और आप इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करके फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 0.529। दिख भी रहा है जहां पर 0.5 में आएगा, और 5 पर प्लस 9 एक ही ऑप्शन है।
तो ऐसा समझ में स्टोरेज की रीडिंग कैसे लिखते हैं, मेन स्केल प्लस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और वो नेगेटिव 0 एरर था तो हमने आखिरी में इसको ऐड कर लिया। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम। तो मास सेम है, हम क्या कर रहे हैं, उसके रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। क्या बाहर से कुछ टॉर्क लग रहा है? नहीं सर, हम तो क्या उसका मास इन कांस्टेंट है और उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क नहीं रहेगा तो क्या होगा सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, है ना, बाकी चीजें में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन, पोजीशन एबीसी। कुछ पोजीशन दी है आपको, क्या पूछा हमें, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, ठीक है। एज अ मेजर एक्सिस एज द परपेंडिकुलर, पोजीशन देख लेते हैं क्या क्या है, ए बी और सी। केपलर्स लॉ सब जानते हैं कि जब रोटेट करता है कोई भी प्लेनेट सन के अबाउट, तो क्या होता है, जितना ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम होती है, और जैसे जैसे सन के पास में आता है तो स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो कब है सन के पास सबसे ज्यादा, ए पर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ए सबसे ज्यादा है। कितने ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में दिखना है। तो सबसे कम सी है। कुछ बच्चों को कंफ्यूज, सबसे कम कहां पर है, सबसे कम सर सी पर है, मैच करना है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द मास ऑफ द सन वेर 10 टाइम्स स्मॉलर, अच्छा मास 10 टाइम्स कम कर दिया हमने सन का, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वेर 10 टाइम्स लार्जर। अच्छा, तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो पूरा डेरिवेशन या फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा, है ना। क्या कर रहे हैं हम, जी को 10 टाइम्स लार्जर कर रहे हैं, मतलब 10 जी ले रहे हैं, ओके। इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ग्रेविटी। चलो पहले ग्रेविटी देखते हैं, हम तो जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर। सर मास तो हमने सन का चेंज किया, अर्थ का कुछ नहीं किया, ग्रेविटी तो हमारी अर्थ पे डिपेंड करेगी। जी को 10 टाइम्स कर दिया, मतलब अब ग्रेविटी कितनी हो जाएगी सर, 10 जी हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी बढ़ गई है। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। टाइम पीरियड सही है। अच्छा, हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। अच्छे से देखो, क्या देखना हमको, नॉट करेक्ट। तो टाइम पीरियड जानते हैं क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जी बढ़ गया है तो टाइम डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, यस सर। अगर हमें कुछ ऊपर उठाना है तो नीचे ग्रेविटी एक्ट करती है, अगर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी तो पैर उठाना मुश्किल होगा, किसी को भी उठाना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बता रहा है। रेनड्रॉप विल फॉल फास्टर, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। इतना पढ़ने का नहीं था, जी ऑन द अर्थ नॉट चेंज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर वो तो 10 जी हो चुका है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये सबसे पहले दिया होता तो हमारा टाइम और बच जाता है। आगे देखते हैं। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, the body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, सब बच्चे जानते हैं रोलिंग में ट्रांसलेशनल काइनेटिक दोनों होता है। आगे देखते हैं। The ratio of the kinetic energy to the kinetic energy plus rotational for the sphere. कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर हम जानते हैं सर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई के बारे में सब जानते हैं, क्या हो जाता है 2/5 हाफ, आई को लिखता हूं 2/5 एम आर स्क्वायर। आर क्या होता है, अगर रोलिंग कर रहा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाय आर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में v बाय आर, तो इसके आर स्क्वायर कैंसल, मतलब 2/5 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये टोटल, ये है ट्रांजिशनल, ये है रोटेशनल, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में टोटल। तो आपको ट्रांजिशनल अपॉन टोटल पूछा है। ट्रांजिशनल मतलब हाफ अपॉन ये मतलब हाफ प्लस 2 से कैंसल 1/5, ठीक है। तो आपको निकालना है हाफ अपॉन इन दोनों का एडिशन। हाफ अपॉन इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5:7। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द फॉर्मूला। आगे देखते हैं।
A small sphere of radius r fall from rest in the viscous fluid. As a result, heat is produced due to the viscous force. ठीक है, the rate of the production of heat पूछा है आपको. Rate of production of heat. Rate of production of heat का मतलब क्या है ना? हीट में ध्यान, रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सीधे पावर पूछा है आपको. कब पूछा है? वो भी जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा. तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट बी, है ना. रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पावर पूछा है. फोर्स, तो फोर्स किसके कारण पूछा उन्होंने? विस्कस फोर्स के कारण. तो विस्कस फोर्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 6 पाई ईटा आर वी, है ना. और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है हमारे पास में? टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं, एफ, पहले भी देखा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में 2g आर स्क्वायर, डेंसिटी का डिफरेंस अपॉन 9 ईटा. तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास में 2g आर स्क्वायर रो डैश माइनस रो बाय 9 ईटा. चलो देखते हैं क्या क्या है. स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉल फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. As a result, heat produced due to viscous force. The rate of production of heat where sphere attain terminal velocity. मतलब ये आ गया हमारे पास में डाटा. इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखें तो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे पास में 6 पाई ईटा आर वी भी है और ये है. तो v, तो वैसे देखें तो v तो वो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारे पास में. तो दो बार ना लिखते हुए v को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. देखो v हमारे पास में ये है, सब कुछ कांस्टेंट है आर स्क्वायर पर. ये भी v है हमारे पास में, तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पर. और एक आर यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ गया? आर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर टू द पावर 5. विच ऑप्शन इज करेक्ट? आर टू द पावर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे देखते हैं. The power radiated by the black body is P, okay, and radiate maximum energy at wavelength lambda naught, okay. The temperature of the black body is now changed so that it radiate maximum energy at a wavelength इतना. The power radiated become NP, the value of N. तो पावर रेडिएशन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? मैक्सिमम एनर्जी. तो देखो स्टीफन लॉ और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है. तो स्टीफन लॉ हम क्या जानते हैं? इधर पावर किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा एरिया इमिसिविटी टी टू दी पावर 4 पर. ठीक है. तो पहले पावर कितना P है, तो टेम्परेचर टी टू दी पावर 4 ले लेते हैं. और मैक्सिमम एनर्जी किस पे डिपेंड करती है उसके बारे में तो हम जानते हैं सर. T इंटू लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट. ठीक है. मतलब T हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है. क्या पूछा है आपको? इनिशियली लेमडा नॉट था और पावर P था. तो मैं कांस्टेंट को हटा देता हूं. अपन केवल बात करते हैं किसकी? जो वेरिएबल चीजें हैं. सिग्मा कांस्टेंट हटा देते हैं, एरिया कांस्टेंट हटा देते हैं. टेम्परेचर, सर टेम्परेचर को मैं क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट अपॉन लेमडा नॉट. तो सीधा सीधा ये हो गया 1 अपॉन लेमडा नॉट की पावर 4. ओके. नाउ क्या किया अब हमने? मैक्सिमम एनर्जी 3/4 हो गया, तो ये हो गया P. तो सेकंड टाइम पर हमें NP पूछा है, तो NP प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा नॉट की पावर 4, मतलब 3 अपॉन 4 लेमडा नॉट की पावर 4. तो कंपेयर करना है हमें, डिवाइड कर देते हैं, n कैंसिल हो जाएगा, लेमडा नॉट कैंसिल हो जाएगा. 3 का पावर 4, 3 जा 9, 81 और 4 का पावर 16, 256. 256/81. ए और डी में से एक ऑप्शन होगा. तो हम इसको न्यूमरेटर में रखते हैं. इसको न्यूमरेटर में रखेंगे तो क्या होगा? हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा. इसका मतलब 256/81 हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है. आया समझ में? आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two wires are made up of the same material and have the same volume. Same material है, same volume है. ठीक है. The first wire is the cross section area A. The second wire is the cross section area 3 है. अच्छा. If the length of the first wire is increased by delta and applying the force लगा दिया आपने. How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? मतलब हमें क्या करना है? उसे same amount से stretch करना है. Volume भी same है. तो दोनों हमारे पास में सेम मटेरियल है. सेम मटेरियल है मतलब यंग्स मॉडुलस तो दोनों का सेम है. क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया
ये होता है डेल्टा एल और ये होता है एल। अब देखो डाटा में क्या क्या गिवन है आपको। तो फर्स्ट वायर है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो पहले वायर के लिए हमारे पास एरिया ए गिवन है, सेकंड का 3a है। अगर पहले वायर को मैं ए ही लिख लेता हूं तो सेकंड वायर के लिए वाई तो सेम रहेगा, फॉर्मूला लिखते जाते हैं, एरिया 3a हो जाता है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, ठीक है सर, डेल्टा एल लिख के रखा है हमने, ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ। ओके, ये भी एफ है हमारे पास में। हाउ मच फोर्स नीडेड, मतलब मुझे क्या निकालना है सर, एफ डैश निकालना है। क्या गिवन है, सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब इसका डेल्टा एल भी सेम ही रखना है मुझे। क्या बात समझ में आई। अब हमें क्या कहा है कि सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू एरिया, मतलब दोनों का एल इनटू ए सेम है। तो पहले वाले का लेंथ ए लिया है मैंने, एरिया ए लिया है, तो दूसरे वाला का एरिया 3a दिया है, तो उसकी एल डैश कितना हो जाएगा, l/3। तो इसके एल डैश को लिख देता हूं मैं l/3। बस अब कंपेयर कर लेंगे हम, 3 × 3 9 के टर्म्स में कुछ दिख रहा है मुझे, तो 44 का क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 है। आया समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस। आगे देखते हैं। A sample of 0.1 gram of water, 100 degree Celsius, normal pressure require 54 calorie heat to convert into steam। अच्छा ठीक है। If the volume of the steam produce is 1/6, अच्छा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता सेम उतना होता तो पूरी लेटेंट हीट कहाँ जाती, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पर हमारी लेटेंट हीट के साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ एनर्जी कहाँ चले गई है, उसके वॉल्यूम एक्सपांशन में। इसका मतलब सभी जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसका मतलब कि डेल्टा U केवल क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा Q हमारे पास में स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सर M इंटू एल माइनस वर्क डन, सर वर्क डन हो रहा है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। शुरू में कितना वॉल्यूम था हमारे पास में, 0.1 ग्राम ऑफ वाटर है और नॉर्मल प्रेशर पर ही है, ठीक है, और बाद में कितना हो गया हमारे पास में 167 सीसी हो गया है। तो 0.1 ग्राम है, मतलब हम डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी होती है 1, तो इनिशियल वॉल्यूम 0.1 था, 167.1 हो गया है। इसका मतलब कितना कर दूंगा मैं उसको, 167 इज इक्वल टू डेल्टा यू। सारा डाटा गिवन है, मास की वैल्यू पुट कर दो, लेटेंट हीट पुट कर दो, प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ एसआई में, क्योंकि आंसर एसआई में दिया है, सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन 208। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। If the position of the particle is given in the function time x, okay, then find out the distance covered in the second in 4 सेकंड। अच्छा डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो फिर तो फटाफट हमारा काम हो जाता है। इनिशियल पोजीशन फाइनल डिस्टेंस दिया, मतलब कि सर हमें पाथ देखना पड़ेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाता है और अपनी स्पीड को जीरो नहीं होने देता। तो पहले देखते हैं स्पीड जीरो होगी या नहीं होगी। हम जानते हैं सर v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या मिलेगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, t² का 2t, -4 का -4, तो वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया है। इसका 0 होगा, हाँ सर ये तो 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है, 2 सेकंड पर 0 हो रहा है। इसका मतलब 2 सेकंड पर अगर 0 हो रहा है, एक ही बार 0 हो रहा है, तो सर पार्टिकल 0 से लेकर के 2 सेकंड तक जहां भी ट्रेवल करेगा तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। 2 सेकंड के बाद में स्पीड अगर कम हो रही है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो 2 से लेकर के 4 तक फिर उसके पास में डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 2 का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो इनिशियली मैं 0 पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0 का डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं 4 पुट कर दूंगा और 2 पुट करके जो आएगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट, फिर इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं ऐड, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या मिल जाएगा ऐड करने पर, ऐड करने पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। आया समझ में। तो डिस्टेंस निकालना है तो हम वेलोसिटी 0 पता करते हैं, यहाँ वेलोसिटी 0 होती है, उसके पहले का डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं। वर्नियर कैलिपर इज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, ठीक है, वर्नियर का क्वेश्चन आ गया है। आपको 1 MSD कितना दिया है, 1 mm दिया है, 1 MSD कितना दिया है आपको, 1 mm गिवन है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है, विच मेक 16
मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, 10-9 वाला नहीं है, तो बेसिक पर जाएंगे फिर तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 16/20, मतलब 4/5 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो क्या पता करना, लिस्ट काउंट भी पता करना, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास में, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4/5, माइनस है ये 1 MSD माइनस 4/5 MSD। MSD कॉमन, 1 माइनस 4/5 क्या होगा, 1 माइनस 4/5 1/5 MSD। कितना दिया है MSD आपके पास में, MSD दे रखा है 1 mm, तो 1/5 mm क्या हो जाएगा, 1/5.2 mm। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। A bullet of mass 20 gram, initial speed 1 meter just before it start penetrating the mud wall of thickness 20। ठीक है, mud wall को penetrate कर रही है, initial speed given है। If the wall offer the mean resistance of 2.5 Newton, मतलब फोर्स दे रखा है। ठीक है, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to, तो एक mud wall है आपके पास में, एंटर कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u ले लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी v पता करना है, फोर्स मुझे मालूम है, ये थिकनेस आपको दे रखी है, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन आ गया, वैसे ही रिटार्डेशन होगा। तो सर मुझे a मालूम है, मुझे क्रॉस करना है, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है। क्या यूज कर लेंगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। ठीक है, वर्क डन से भी कर सकते हैं, पर सिंपल तरीका है, इजी। कौन सा ऑप्शन आएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। Assertion, the center of mass of the two particle system lie on the line joining the two particle being closer to the heavy particle। बिल्कुल सही बात है, हेवी पार्टिकल के पास में रहता है सेंटर ऑफ मास। अगर एक स्मॉल है एक हेवी है, दोनों इक्वल होते हैं तो बीच में, नहीं तो हेवी के पास में ही रहता हमारे पास। बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ वन पार्टिकल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास न्यूमेरिकल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अदर। बिल्कुल सही है। फिर m1 r1 इक्वल्स टू क्या होता है, m2 r2। दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है, तो m ज्यादा है तो r कम है, उसके पास में रहेगा। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। The vibrating motion is represented by, ठीक है, x equals to a cos 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 सब। the resultant amplitude of the motion is, क्या पता करना आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। केवल साइन होता है तो एम्पलीट्यूड मालूम है, केवल कॉस है तो मालूम है, कॉस साइन में भी मालूम है, अंडर रूट a² प्लस b²। पर इतने सारे दिए, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, 2a cos ωt, कोई इशू नहीं। cos ωt प्लस π/2, तो क्या होता है cos ωt प्लस π/2, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस a साइन थीटा, मतलब ओमेगा टी। जब ये देखते हैं पाई प्लस कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, वो भी क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का कॉस रहेगा, मतलब माइनस a cos ओमेगा टी। फिर ये भी दिया है 3π/2 प्लस पाई, 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में a/2 साइन ओमेगा टी। चलो सब साइन कॉस में दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2a और a cos ओमेगा टी, और देखते हैं माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस हाफ a/2, तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ क्या हुआ हमारे पास में, 1 माइनस हाफ मतलब 1/2। ये मिल गया हमें 1/2 साइन ओमेगा टी। तो हम सब बच्चे जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट a² प्लस b²। तो अंडर रूट a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4 कितना हो जाएगा, 5/4 √5/2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास में पूरे 50 क्वेश्चंस का शॉर्टकट में सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट आए तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ लें।
ठीक है, बाय बाय। अगले टेस्ट के लिए फिर अच्छे से तैयार रहिए। 2 या 3 दिन टेस्ट और है हमारे पास में, फुल सिलेबस के, हर टॉपिक हर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।